हेलो हाय नमस्कार जय श्री कृष्ण राधे राधे। क्या हाल चाल सबके सबके बढ़िया। तो आज हम लेकर आए हैं यूपीएससी जो आज पेपर हुआ था सुबह के शिफ्ट में 10 से 12 में, उसका एनालिसिस डीप में एनालिसिस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और उसमें क्या क्या संभावनाएं क्वेश्चन आई है और आगे क्या पूछ सकते हैं। और ये भी देखेंगे कि इस साल ट्रेंड क्या रहा, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए और किस सब्जेक्ट से अच्छे क्वेश्चन बने, किससे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बने। डिफिकल्टी देखेंगे पेपर का कि मॉडरेट बना, हार्ड हार्ड बना या इजी बना। ये सारी बातें हम आज चर्चा करेंगे। तो ये आज क्वेश्चन पेपर पार्ट ये बी सेट का पेपर मेरे पास आया है जो मैं आपको बता रहा हूं। शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चन आते गए मैंने वैसे वैसे आंसर बनाए हैं। सारे क्वेश्चन इसमें नहीं है क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन है मेरे पास, उसको जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगा मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर। ऑप्शन ए परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी। ऑप्शन बी एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द थ्री सर्विस चीफ। ऑप्शन सी प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर इन ऑल ट्राई सर्विस मैटर। ये प्रश्न इसका हिंदी भी मेरे पास है। हिंदी में देखो कि सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहला है कि वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? यस, वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष होता है। तीनों सेवा प्रधानों इन सर्विस चीफ के सैन्य कमान का प्रयोग करना, ये सैन्य कमान का प्रयोग एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज नहीं करवाता ये। दूसरा तीसरा है सभी तीनों सेवाओं के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। जी हाँ, वो रक्षा मंत्रालय के मंत्री को, जैसे राजनाथ सिंह है, उनको सैन्य सलाहकार है। वो रक्षा के तीनों विषयों के पर रक्षा मंत्री को सैन्य सलाह देता है। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा उत्तर होगा? पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो इसमें पहला और तीसरा डी इसका उत्तर है। अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? इसमें कहा गया है कि कोई सेना जम्मू कश्मीर में स्थापित सेना अगर मूलभूत आवश्यकता है लोकल लोगों को के लिए पूरा करवा रही है तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन सरकार ने चलाया? ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन मदद। आप बताइए। इसका सही उत्तर मुझे लग रहा है ऑपरेशन सद्भावना, जिसमें आर्मी के लोग खुद अपने फंड से, खूब अपने स्तर पर उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट, उनके जो लोकल सपोर्ट है, उनको वो जन समुदाय, स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान है। ये स्थानीय लोगों के लिए जो सेना द्वारा चलाया गया अभियान है उसका नाम क्या है? ऑपरेशन सद्भावना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, विश्व में किसी दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किसके मध्य है? ये चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से दो देशों के मध्य में सबसे लंबी सीमा बताने की वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सी है? कनाडा एंड यूएसए, चिली एंड अर्जेंटीना, चाइना एंड भारत, कजाकिस्तान एंड रशिया। इसका सही उत्तर क्या लग रहा है आपको? इसका सही उत्तर है ए, कनाडा और यूएसए। लगभग लगभग इसकी जो बॉर्डर है वो लगभग 8700 किलोमीटर यूएसए और कनाडा के बीच में है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में आचार समिति के संबंध में, आचार समिति इंग्लिश में क्या कहते हैं? एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी का मतलब बताना है, प्रारंभ में एक तदर्थ समिति थी, केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोक सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। तीसरा, यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। एथिक्स कमेटी की बात हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि संसद में बहुत सारी कमेटी होती है, जैसे
जनरल पर्पस कमेटी होती है, रूल्स की कमेटी होती है, एथिक्स की कमेटी होती है। तो ये एथिक्स कमेटी की बात कर रहा है कि ये एक तदर्थ यानी एडहोक, क्या ये एडहोक कमेटी है? हाँ, जीएम बाल योगी की अध्यक्षता में सन 2000 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका शुरुआत में नाम था एडहोक कमेटी, जिसको 2015 में सदन के अंदर परमानेंट यानी स्थायी बना दिया गया, जिसका नाम है एथिक्स यानी कि आचार समिति। तो पहला ऑप्शन इसका राइट है। दूसरा देखते हैं, केवल लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर जब केवल आए तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देना कि केवल आ रहा है, इसका मतलब ये 50-50 चांस है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें अगर आपको पूरा नॉलेज हो कि पूरी लाइन आपको याद हो, आपको लग रहा है ये होगा, तभी आप ओनली पे क्लिक करना मेरे अकॉर्डिंग। इस पे देखते हैं कि कोई क्या कह रहा है कि केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी सांसद के माध्यम से किसी सदन में किसी अन्य सदस्य के ऊपर अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। तो केवल नहीं होगा, यहां पर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है किसी सांसद के माध्यम से। अगला देखते हैं, यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है, यानी सब जुडिस है। सब जुडिस का मतलब होता है कि कार्यालय में केस चल रहा है। अभी मान लो नीट 2024 का स्कैम है, उसका अगर कोई बात चल रही है, उसकी न्यायाधीश में उसका टॉपिक, उसकी सब्जेक्ट विचाराधीन है, तो उस पर खुल के बात कोई नहीं कर सकता। तो ये होता है सब जुडिस। तो हाँ, ये सही है कि यह समिति किसी ऐसे मामले में विचार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 का है ये, सी इसका उत्तर है। आगे चलते हैं। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन। जो कोरोना एक आपदा आई, विश्व महामारी है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने इसे टाल दिया, क्योंकि डिलिमिटेशन के लिए सेंसस होना जरूरी है, जनगणना होना जरूरी है, जो 2011 के बाद अभी तक भारत में नहीं करवाई गई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? तब कब किए गए? 1952, 1962, 1972 और 2002। तो कितने हुए? 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर क्या है? 4। अगला देखते हैं, संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? भाषा को ऐड किया गया 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। इसका उत्तर देना है 71। मैंने इसको ऐसे याद रखा है, नमक खाते हैं सब्जी में, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। इन 3 भाषा को 71 संशोधन अधिनियम से ऐड किया गया है, 1, 2 और 3 को। उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। भारतीय जनसंघ, उसका नेता कौन? श्यामा प्रकाश मुखर्जी। सोशलिस्ट पार्टी, राजगोपालाचारी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम। स्वतंत्र पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव। क्या लगता है इसका उत्तर क्या होगा? देखो, स्वतंत्र पार्टी का तो राजगोपालाचारी है। हमेशा जो सिंपल जो चीजें याद आए उसको सॉल्व आउट करते चलिए और एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। स्वतंत्र पार्टी का राजगोपालाचारी, सोशलिस्ट पार्टी का मुझे लगता है आचार्य नरेंद्र देव, और भारतीय जनसंघ का सबको बताइए श्यामा प्रकाश मुखर्जी। अब मुझे एक याद नहीं आ रहा है कि ये क्या हो सकता है, लेकिन एक ही बचा है, तो ये जगजीवन राम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का नेता था। तो क्या युग्म पर विचार करना उपयुक्त में कितने सुमेलित है? सामने कौन कौन है? 1 और 3, 1 और 3 यानी कि 2।
केवल दो ही सुमेलित है, बाकी 2 गलत है। स्वतंत्र पार्टी का कौन है? राजगोपालाचारी। सोशलिस्ट पार्टी का कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, नगरपालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग क में दी गई है। सही बात है, भाग क में 9 में ही है, 9 क में दी है। दूसरा है, आपातकाल संबंधित संविधान के भाग 18 में दिए गए, ये भी ठीक है। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के 20वें भाग में दिए गए, संशोधन संबंधित 20वें भाग में, ये भी सही है। तो इसके 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार पहला है, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के विषय है। ये प्रश्न बहुत आते हैं, तो आपको सूची के अंदर से प्रश्न आया है, देखो तो सूची में 3 सूची होती ना, एक तो होती है राज्य सूची, एक होती है संघ सूची, एक होती है संवर्ती सूची। इन सूची में से प्रश्न आया है। पहला पूछा है कि अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य किसमें राज्य सूची में आते हैं क्या? अंतरराज्यीय प्रवासन यानी कि इमिग्रेशन राज्य सूची में आते हैं क्या? अगला दिया गया सी, अंतरराज्यीय संगरोध एवं संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है क्या? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? हाँ, इंटर स्टेट क्वारंटाइन। अगला देते निगम कर, निगम यानी कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स होता है ना, कॉर्पोरेट टैक्स, वो राज्य विषय में है। इनमें से अपना बताएं कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? इंटर स्टेट तो यूनियन में आता है, यूनियन लिस्ट में यानी कि संघ सूची में आता है। फिर प्रवासन इमिग्रेशन स्टेट लिस्ट में आता है। संगरोध क्वारंटाइन यूनियन लिस्ट में आता है, संघ सूची में आता है। निगम कर ये संघ सूची में आता है। तो कथन सही बताना है, सही कौन सा है? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्वारंटाइन संघ, हाँ, अंतरराज्यीय प्रवासन राज्य सूची के, हाँ ये आता है, संघ में आता है, ये संघ में आता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। Which one of the following was the latest inclusion in the intangible cultural heritage list of UNESCO? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश किया गया? सबको पता है, गरबा को किया गया, गुजरात का फेमस है ये। अच्छे क्वेश्चन भी आए इसमें, सिंपल। अभी तक अपने देखे मॉडरेट और सिंपल क्वेश्चन देखे, शायद आगे टफ भी हो। आगे देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू द रेवेन्यू कलेक्शन, हिंदी में देखते हैं, आपको अच्छे समझ आएगा कि कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व संग्रहण के रेतवाड़ी बंदोबस्त, रेतवाड़ी के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। नहीं, ऐसा नहीं था। रेतवाड़ी बंदोबस्त में जो किसान होता था, जो फार्मर होता था, वो खुद टैक्स जमा करवाता था और जमीन का मालिक वही था। रेतवाड़ी सिस्टम में रेतवाड़ी कब लागू गई? ये 1800 में लागू हुई, नहीं 1900 में लागू हुई। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा। सबसे पहले कहां लगी है? मद्रास में, उसके बाद बॉम्बे में, उसके बाद असम में, उसके बाद बिहार में। तो रेतवाड़ी बंदोबस्त में किसान अपनी जमीन का मालिक खुद होता है और वही ब्रिटिश सरकार या वहां की प्रांतीय सरकार को रेंट रेवेन्यू देता है। तो इसमें लिखा गया है कि राजस्व संग्रहण के रेतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों की फसल खराब होने पर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। नहीं, छूट नहीं थी। आगे देखते हैं कि बंगाल स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता है। देखते हैं स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। स्थायी बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया
कब लाया गया? 1793 में। इसके अंदर क्या होता है? जमींदार, जो जमींदार होता है वो जमीन का मालिक खुद होता है और वो सीधा रेंट पे करता है ब्रिटिश या फिर प्रांतीय सरकार को, जिसमें जमींदार और किसान के बीच एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। उस समझौते को कहते हैं पट्टा। पट्टा सुनोगे कि घर का पट्टा, वो पट्टा यहां से है। तो जमींदार और किसान के बीच एग्रीमेंट होता था, उसको कहते थे पट्टा। इसके अंदर जमींदार लगभग 10/11वां हिस्सा, 11वां हिस्सा तो ब्रिटिश सरकार को देते थे और 1/11वां हिस्सा खुद जमींदार अपने पास रखते थे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन है, बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रह रहा है तो उसकी जमींदारी को हटा दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला देखते हैं, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? कृष्णदेवराय। यार ये इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, पुरातत्व स्थल जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जो नई डिस्कवर हुई है उसके बारे में क्वेश्चन आया गया है। इसमें दिखाया है कि चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा, यस उड़ीसा में है। उसका विवरण व्यापार बंदर का शहर, नहीं इससे नहीं है। ईमानगांव जो कि महाराष्ट्र में, ठीक है। ताम्रपाषाण काल, यस ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित था। मंगड़ू जो केरल से है, यहाँ हाँ ये केरल में है। ये महापाषाण स्थल से, यस ये महापाषाण स्थल से संबंधित है। अगला सालीहुंडम, ये आंध्र प्रदेश, जैसे आंध्र प्रदेश में है, लेकिन ये शैलकृत गुफा मंदिर से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन 2 और 3 सही होगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा था, लेवल अच्छा हार्ड क्वेश्चन था और इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं में समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही सुमेलित है? सही बताना है। क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तब अंडरलाइन करके चलना है, उसमें नोट सही नहीं है, सब छुपा होता है। इसलिए क्वेश्चन पढ़ते समय अंडरलाइन करते हुए चलना है ताकि प्रश्न का हमें मतलब समझ में आए। तो कह रहा है कि ये तीनों सेवाओं में समकक्ष रैंक कौन सी है? ब्रिगेडियर, एयर कमांडर और कमांडर, मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल, वाइस एडमिरल, मेजर, स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ग्रुप कैप्टन और कैप्टन। इसमें बताइए क्या उत्तर हो सकता है? ब्रिगेडियर और एयर कमांडर ये एक दूसरे के समकक्ष नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। नहीं, इनकी जो पे ग्रेड सैलरी होती है ना ये बराबर होती है और इसकी इसके बराबर होती है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही साइड जा रहा है। दूसरा, मेजर जनरल और एयर वाइस चांसलर, वाइस यानी कि छोटा आएगा तो मेजर जनरल के नीचे वाली रैंक का है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन काटेगा, दूसरा ही कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये सी का कट जाएगा। अपने पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। आगे देखते हैं, मेजर, स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर। इसका थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा है, इसको रहने देते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल, ग्रुप कैप्टन और कैप्टन, ग्रुप का कैप्टन और कैप्टन दोनों अनइक्वल रैंक के, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो अपन को या तो एक होगा या 1 और 3 होगा। इसमें देखिए एक तो ए नहीं है, चौथा वैसे एलिमिनेट हो गया, तीसरा होगा नहीं, तो 1 और 3 ही उत्तर सही होगा, क्योंकि पहला तो सही लग रहा है। तो 1 और 3 दोनों सही है, तो 1 और 3 दोनों सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। As per the Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of Constitution by way of। हिंदी में देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है? किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी? पहला है परिवर्तन द्वारा, परिवर्तन और निरसन। इंग्लिश में जैसे समझ में आएगा आपको कि पार्लियामेंट अमेंड कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 368 के तहत, तो उसमें क्या क्या कर सकती है? एड कर सकती है, उसमें वेरिएशन कर सकती है, उसको हटा सकती है, यानी कुछ जोड़ सकती है, कुछ वेरिएशन या बदलाव कर सकती है और उसको रिपील यानी निरस्त कर सकती है। तो इसमें तीनों सही लग रहे हैं,
1, 2 और 3, तो उसमें ऑप्शन डी सही है। आगे आइए, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला है अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन 2, धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन सी, राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है किंतु अस्वीकार नहीं कर सकती है। चौथा, राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। तो मनी बिल, सबसे पहले मनी बिल के बारे में सुनिए। मनी बिल केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। मनी बिल की जो स्पेशल प्रक्रिया है वो 109 में दी गई है, उसकी परिभाषा 110 में दी गई है। और मनी बिल जब मनी बिल को कौन स्वीकृत करता है कि मनी बिल है, ये स्पीकर जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष, वही नामित करता है कि कोई भी बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा। मनी बिल के लोकसभा से पास होने के बाद जब ये राज्यसभा में जाता है तो 14 दिन की एक विंडो होती है, उसके अंदर राज्यसभा को यह बिल सुझाव के साथ भेजना होता है, लेकिन वह सुझाव लोकसभा पर कंपल्सरी नहीं होते, अनिवार्य नहीं होते हैं। इसमें देखते हैं 109 में धन विधेयक के संबंध विशेष प्रक्रिया, यस विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला देखते हैं धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, नहीं राज्यसभा में नहीं, ये लोकसभा से नहीं पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। यस, पुनः स्थापित नहीं किया, नहीं कर रहा है। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है किंतु इसे स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं कर सकती। यस, स्वीकार करना नहीं करना लोकसभा के ऊपर है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में दिए गए सुझाव संशोधन को लोकसभा स्वीकार करना होगा, नहीं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। ये ऑप्शन गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। पहला, दूसरा सही, सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। हाँ, ये निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ये उपयुक्त में से किन देशों का उल्लेख प्राय मीडिया में उनकी निम्न जन्म स्तर यानी कि लो बर्थ रेट अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या यानी कि ओल्ड एज पॉपुलेशन और हासमान जनसंख्या, हासमान को क्या कहते हैं, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, घटती हुई जनसंख्या, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। हमें बताना है कि इनमें से कौन से देश है जहां पर लो बर्थ रेट है, ओल्ड एज पॉपुलेशन है और वहां पर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, ये बताना है। तो इटली, जापान तो हो गई है क्योंकि जापान को जाना जाता है कि अब वो टीएफआर यानी कि कुल प्रजनन दर से उसकी जनसंख्या पैदा करने की दर कम हो गई है, वहां पर ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जापान होगा। नाइजीरिया नहीं लगता है। दक्षिण कोरिया, यस दक्षिण कोरिया है। साउथ अफ्रीका संशय है। ऑप्शन देखते हैं, 3 नहीं होगा, उसको कट करना है, ये कट हो गया, ये कट हो गया, एलिमिनेशन मेथड से। अब देखते हैं 2 और 4, 2 और 4। अब इटली भी है, इटली के अंदर भी लो बर्थ रेट वहां पर स्थित है। ओल्ड एज पॉपुलेशन वहां पर भी सर्वाधिक है, वहां पर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन अभी चल रहा है, वहां पर भी है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन तब होता है जब वो टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट जो 2.1 आदर्श मानी जाती है, उससे नीचे अगर उस टीएफआर है किसी देश का तो वहां पर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन मानी जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हुआ 1, 2, 4। अगला देखते हैं धन विधेयक, ये तो हो गया था। आगे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सरसाइज मित्र शक्ति, हिंदी में देखते हैं। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना आपको। यह भारत बांग्लादेश के मध्य, बांग्लादेश कहां है यार, श्रीलंका है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। ऑप्शन में देख लो, पहला ये ले, पहला ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये राइट। फिर भी अपन को सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन देख लेने। देखते हैं, पुणे में हुआ, पुणे में हो सकता है। आतंकवादी विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था, यस। अमूमन सारी एक्सरसाइज का, सारे सैन्य अभ्यास का लक्ष्य है वो यही रहता है, इसी के इर्द गिर्द घूमता है, तो ये तो सही से, और ये गलत है। वायु से भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा है, हाँ ये भी ठीक है, तो और ये भी ठीक है, तो 2, 3, 4 सही है। तो भारत बांग्लादेश के बीच में, भारत श्रीलंका के बीच में हो रहा मित्र शक्ति और भारत बांग्लादेश के बीच में होता है दोस्ती, याद रखना है इसको। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, ये आई थी 15 फरवरी। जैसे जैसे अपन को चीजें पता होती है वैसे वैसे अपन को लिखते जाना है ताकि ऑप्शन में ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाए। 15 फरवरी 2019 को आई थी, माननीय प्रधानमंत्री ने लॉन्च की थी। योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
इस योजना के नामांकन के लिए प्रवेश आयु 21 से 18 नहीं 21 नहीं 18 वर्ष से 18 से 40 है। तो ये ऑप्शन में पहले गलत हो गया। देखो एक यहाँ नहीं है, एक यहाँ नहीं है, दो ऑप्शन में कोई हो सकता है। लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा, ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन देते ही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 प्रतिमाह, यस 3000 प्रतिमाह देते हैं न्यूनतम पेंशन। पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी, नहीं अविवाहित पुत्रियों पर लागू नहीं होगी, विवाहित पे ही लागू होती। तो ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। ये गलत हो गया, बचा कौन से? ए 2 और 3 बचे, तो 2 और 3 इसमें सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। भारत के संसद में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के 17वां प्रोरोगेशन 17वां के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। नहीं, 17वां के लिए राष्ट्रपति को प्रोरोगेशन या 17वां के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। आगे देखते हैं, सदन का 17वां सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का 17वां करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। ये कह रहा है कि प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजन साइन डाई। एडजन साइन डाई क्या होता है? एडजन साइन डाई होता है, ये सबसे पहले या तो स्पीकर अध्यक्ष या सभापति चेयरमैन के द्वारा एडजन साइन डाई किया जाता है। मतलब क्या है इसका कि जब भी सदन की कार्यवाही अगर खत्म हो गई तो एडजन साइन डाई कर देते हैं अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट की साइन डाई दे, बट देयर इज नो बार टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इन द सेशन। अगर सदन सेशन में है तो प्रेसिडेंट उसको प्रोरोग्यू या 17वां नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो अगर यहां नहीं होता तो गलत है, प्रेसिडेंट कर सकता है, तो ऑप्शन 2 भी गलत है। अगला देखते हैं, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है, जिसका मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, असाधारण परिस्थिति क्या है को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। हाँ, अगर असाधारण परिस्थितियां नहीं है तो मंत्रिपरिषद की सलाह से किया जाएगा। अगर असाधारण परिस्थितियां है तो राष्ट्रपति सीधा लोकसभा को विघटित कर देगा। असाधारण परिस्थिति क्या है? वो असाधारण परिस्थिति मतलब अगर प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस अगर सदन में चला गया है तो राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर देगा। तो ये ऑप्शन सही हो गया, तो केवल डी ऑप्शन सही है इसका। आगे चलते हैं, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसे विघटित हो जाने पर व्यक्तिगत हो जाता है, यानी कि लैप्स हो जाता है। मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं, बिल लैप्स कब होता है, कब नहीं होता है। बिल लैप्स कब होता है, कब नहीं होता, उसके बारे में देखते हैं कि जब लोकसभा के से पास होता है और वो राज्यसभा में जाता है तो वहां वो बिल लैप्स हो जाता है। पहला बिल लैप्स कब होगा? जब वो लोकसभा से पारित हो चुका है और राज्यसभा में पेंडिंग है। दूसरा बिल लैप्स कब होगा? जब लोकसभा से वो ओरिजिनेट हुआ है, यानी लोकसभा से ही वो बना हुआ है, वो विघटित हो जाता है। अब कौन कौन से बिल विघटित नहीं होंगे, जो विघटित नहीं, लैप्स नहीं होंगे? सबसे पहला जो लोकसभा से पारित हो चुका है और वो राज्यसभा में पेंडिंग है, वो तो विघटित हो जाएगा, लेकिन जो राज्यसभा से ओरिजिनेट हुआ है, जो राज्यसभा से ही बना, वो विघटित नहीं होगा। दूसरा बिल जो राष्ट्रपति के द्वारा विचाराधीन है, वो भी विघटित नहीं होगा। तीसरा जो बिल ज्वाइंट सिटिंग, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा ज्वाइंट सिटिंग में बैठे गए, वहां पे बिल की चर्चा हो रही है, वो बिल कभी विघटित या लैप्स नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या विघटित हो रहा है कि
अब बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस, यस पेंडिंग है तो लोकसभा अगर डिसॉल्व हो रही है तो वो बिल भी लैप्स हो जाएगा। अ बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, यस ये भी सही है कि अगर लोकसभा से पास हो चुका है और राज्यसभा में पेंडिंग है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। आगे, अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई हिज और इंटेंशन टू समन टू द हाउस टू ज्वाइंट सिटिंग लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ज्वाइंट सिटिंग के संबंध में लोकसभा के डिसोल्यूशन के बावजूद बिल लैप्स नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत होगा। तो 1 और 2 सही उत्तर है। 1 और 2 किसमें, ये बी। आगे चलते हैं। With reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statement while any resolution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration. इसका हिंदी पार्ट नहीं लगाएगा, चलो ठीक है, ऐसे समझा देता हूं मैं कि अगर किसी लोकसभा अध्यक्ष के रिमूवल की चर्चा का रेजोल्यूशन अगर सदन में आया गया है तो स्पीकर क्या कर सकता है, क्या वो स्पीकर या अध्यक्ष प्रेसाइड कर सकता है, यानी सभापति या उसको चेयर कर सकता है, यस चेयर कर सकता है। ही शेल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, नहीं वो राइट टू स्पीक कर सकता है, बोल सकता है राइट टू स्पीक है, जब उसका रिमूवल, उसको हटाने की प्रक्रिया सदन में लाई गई है तब वो बोल सकता है। ही और शी शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन फर्स्ट इंस्टेंस, ये जरूरी है। स्पीकर कब वोट देता है सदन में, जब पहले लोकसभा और राज्यसभा अगर ज्वाइंट सिटिंग है या फिर लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर क्रमशः वोटिंग होती है तब वो पहले इंस्टेंस में वोट नहीं दे सकता है। अगर वो टाई हो जाता है तो सेकंड इंस्टेंस में वो वोट दे सकता है, लेकिन रिमूवल, जब स्पीकर के रिमूवल की बात होगी तब वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट दे सकता है। यानी कि इस पर नोट है तो ये गलत हो गया, इसमें नोट है राइट टू स्पीक कर सकता है तो ये गलत हो गया। ओनली ऑप्शन 1, ये ओनली ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। तो जैसे अपने ये अभी क्वेश्चन की बात की, वैसे मैं अभी बैठ रहा हूं, अभी और क्वेश्चन देख रहा हूं, क्वेश्चन बना रहा हूं ताकि आपको जल्दी वीडियो जल्दी उसका समाधान दे पाऊं। तो बने रहिए हमारे साथ। और मुझे इन क्वेश्चन को देख के लगता है लगभग अपने 30-35 क्वेश्चन देखे, इसमें मुझे लगता है कि शायद आर्ट एंड कल्चर के कोई क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट है, जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट का क्वेश्चन था, एक वो कृष्ण देवराय वाला क्वेश्चन था, तो वो थोड़े टफ लग रहे थे। इसमें पॉलिटी क्वेश्चन काफी ठीक ठाक थे, मॉडरेट लेवल के थे, तो इसके मुताबिक लग सकता है कि जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का ही है। इसके आगे आने वाले क्वेश्चन में अगले पार्ट में डाल दूंगा, बने रहिए हमारे साथ। और नेक्स्ट पार्ट का वेट किया, अभी मैं क्वेश्चन बनाने बैठ ही रहा हूं, आगे अगला पार्ट अभी डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको दे पाऊं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद।